बहुत फर्क है। हमारी नदियां मानसून पर चलती हैं तो मानसून में पूरा पानी अपने साथ लेकर आती है। हम सोचते हैं कि पानी व्यर्थ जा रहा है, कहीं स्टोर कर लेते, पर कुदरत ने खुद ही एक सिस्टम बना रखा है। वो इतना जो रेत लेके आते हैं, जो अभी मैं आपको कहता हूँ, सारा रेत जमा कर देती है नदी, और फिर मानसून में नदी फैलकर चलती है। तो रेत पोरसिटी और परमेबिलिटी बहुत हाई होने के कारण सारा पानी स्टोर कर लेता है, तो बहुत बड़ी मात्रा में पानी स्टोर हो जाता है। तो जैसे मैं कैलकुलेशन बताया था, दिल्ली के अंदर, सिर्फ दिल्ली के अंदर ही यमुना नदी जो है, खादर जिसका फ्लडप्लेन है यमुना नदी का, 800 एमसीएम पानी स्टोर कर सकता है। और मानसून आएगी, आप निकाल दीजिए साल में, और मानसून आएगी फिर वो रिचार्ज हो जाएगा, क्योंकि रेत की इतनी इसकी कैपेसिटी इतनी अच्छी है। तो 800 एमसीएम यानी करीब 500 एमजीडी के आसपास। इसका और हम कुछ कांस्टेंट करें तो मान लीजिए 300 एमजीडी मिनिमम हम पानी स्टोर कर सकते हैं और निकाल सकते हैं पर डे के बेसिस पर, इतना हम निकाल सकते हैं। तो दिल्ली की लगभग 1/3 जो आज पानी दिल्ली को चाहिए, उसके 1/3 के बराबर तो इतना यमुना खादर ही स्टोर करके हमें दे सकता है। लेकिन इतना बड़ा सोर्स यमुना नदी का खादर, आज तक लोगों को इसके बारे में बहुत कम डिस्कशन हुआ है। इसीलिए क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी है, हमने एलजी साहब को कहा, पूरा करंट साइंस के अंदर हमारी ये स्टडी पब्लिश हुई थी, तो हमने एलजी साहब थे तेजेंद्र खन्ना जी, उनको कहा कि ये इसके महत्व है, ये इसके कैपेसिटी है, और अगर आप इस तरह कॉमन गेम्स विलेज, अक्षरधाम मंदिर, मेट्रो डिपो आप ये सब बनाते रहेंगे तो इतना बड़ा एक हिडन ट्रेजर हम कहेंगे, ये आपके हाथ से फिसल जाएगा और इरिवर्सिबली खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ बना लेंगे तो पानी रिचार्ज कहाँ होगा। तो बहुत अच्छी बात है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनकी समझ में आ गई बात। उन्होंने 2008 में मोरेटोरियम डिक्लेयर कर दिया कि यमुना खादर के ऊपर कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ वाटर रिचार्ज और बायोडाइवर्सिटी के लिए इसका इस्तेमाल होगा। और तब और आज है यमुना खादर अब बचा हुआ है। तो फ्लड प्लेन का दूसरे देशों में नहीं है इतना महत्व, क्योंकि वहां नदी इतनी उफनती नहीं है, वहां पानी रेगुलर आता है, तो कुदरत को वहां फ्लड प्लेन देने की भी जरूरत इतनी नहीं है। लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अलग से ही महत्व है। तो ये जल संरक्षण का एक पारंपरिक तरीका है जो कि कुदरत ने खुद ही डेवलप कर रखा था, जिसको कि हमें बस चलने देना है। हम उस पर अतिक्रमण ना करें, हम उसको बर्बाद ना करें, उसके अंदर पोल्यूशन ना डालें। तो ये एक मुख्य है जिस विषय में मैं बताना चाह रहा था। इसके अलावा दूसरा विषय, जो दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो है हमारे तालाब। इन तालाबों का क्या महत्व है और आजकल इनकी हमने कहाँ हम इसकी स्थिति समझते हैं, कहाँ पोजीशन करते हैं हम तालाबों के महत्व को। देखिए, पूरी दिल्ली में या सारे शहरों में आप जाएंगे तो एक ही बात करते हैं जल संरक्षण, हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब प्रश्न ये कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है क्या, इसके फायदे नुकसान क्या हैं, और एक तालाब को देखते हुए उसके फायदे नुकसान क्या हैं। हमने तो 3 साल पहले कहते आपकी यात्रा यमुना की भी एक्टिविटी हमारी एक इंट्यूशन से शुरुआत हुई थी कि हमें लग रहा गलत है, फिर हमने अध्ययन किया। 3 साल पहले इसी तरह इंट्यूशन से, मैं द्वारका में रहता हूँ, वहां पास में 2 तालाब हैं, हम उस पर लग गए कि इनको किस तरह रिवाइव करना है। तो फिर अध्ययन भी किया साथ में, हमने पता लगा कि तालाब के पास अथाह कैपेसिटी होती है आसपास के कैचमेंट से पानी को कैप्चर करने की। आप उस कैपेसिटी को बढ़ाकर खो दीजिए, लेकिन एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट, उसमें कुछ आप पाइप डालेंगे, उतनी कैपेसिटी जितने पाइप हैं, और अगर बारिश तेज आ गई तो रन ऑफ कर जाएगा, क्योंकि पाइप अगर इतनी स्पीड से पानी अपने अंदर लेंगे तो फिल्टर नहीं होगा, तो कैपेसिटी लिमिटेड। और दूसरी बात, फिर भी बड़ी स्पीड से पानी रिचार्ज होता है एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट के माध्यम से, क्योंकि एट ए टाइम पानी रिचार्ज नहीं तो स्टोर कहाँ होगा पानी, क्योंकि इतनी स्पीड से पानी रिचार्ज होगा तो सरफेस कंटेमिनेंट्स उसमें जाएंगे। तो इस लिहाज से ये थोड़ा सा डेंजरस है अगर आपके आसपास सरफेस पोल्यूशन ज्यादा है, जो कि आजकल लगभग हर जगह है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस मामले में थोड़ी खतरनाक है। दूसरी बात, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट जो है उसको मेंटेन करना एक टीडियस काम है। हर साल अगर आप उसे नहीं साफ करेंगे, उसको फ्लशिंग नहीं करेंगे उसके पाइप्स को, तो वो सॉकपिट की तरह बन जाएगा और आपका वो डिफंक्ट हो जाएंगे। 90% आज की तारीख में रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट दिल्ली के अंदर डिफंक्ट पड़े हैं।
यही कारण है, मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है, कॉस्टली काम है। जबकि एक वाटर बॉडी को मेंटेन करने में आपका कुछ नहीं लगता है। आप हर साल 5,000 का खर्चा आ जाएगा आपका, 10,000 का ज्यादा। उसकी ऊपर की परत उतारनी है जो कि सेट आके जमा हो गया, जिसने की पोर ब्लॉक करती है। बस इतना काम है। बाकी चैनल है उसको साफ कर दीजिए जहां से पानी आना होता है। नेक्स्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? कुदरत ने पानी दिया, आपको मिला, आपने सीधा जमीन में डाल दिया। क्या आप मानते हैं पानी जो ऊपर से आया सिर्फ हमारे इंसान के लिए था? हमारे लिए नहीं था। इसकी पूरी सृष्टि इस पर आधारित है। पानी ऊपर से आता है, वो या तो किसी तालाब में जाता था या किसी नदी में जाता था, और बाकी पूरी इकोलॉजी इस पर सस्टेन करती थी। और हम इंसान कर कह रहे हैं बाकी इकोलॉजी की बिल्कुल चिंता नहीं है, पानी आया थी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर ली, जमीन में डाल दिया। ये घोर अन्याय, घोर पाप है पूरी सृष्टि के साथ। मैं नहीं मानता कि इतनी पापी नीति को हमें सपोर्ट करना चाहिए। हर जगह आप तालाब बना सकते हैं, पानी बह के कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। स्टॉर्म वाटर ड्रेन हर जगह होती है, क्रिएट की जाती है, उनकी जरूरत होती है। आप उनको जहां अगले मोड़ पर जहां खुली जगह मिल जाए आप एक तालाब बना सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। खड्डा खोदिए, जितना बड़ा खोदेंगे उतनी ज्यादा कैपेसिटी, चारों तरफ पेड़ लगा दीजिए। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है तालाब के बारे में। जब पानी जमीन के ऊपर से होकर गुजरता है, पेड़ों के बुशेस, घास इसके माध्यम से निकलता है, तो अपने साथ काफी न्यूट्रिएंट और मिनरल्स को कैरी करता है, जो कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से नहीं कर सकते। वो न्यूट्रिएंट मिनरल आपके तालाब में जाते हैं, तालाब से वो आपके भूजल में जाते हैं। इसीलिए पहले कहते थे कई तालाबों का पानी बड़ा औषधिपूर्ण होता है, उसमें कुछ जादू होता है, आप जाएंगे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि वो पानी सारा जंगल से, आसपास के वुडलैंड से बहकर आता था। और सारी ये वो जापानीज ने इस पर रिसर्च किया, उन्होंने पाया कि ये एंटी माइक्रोबियल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ होते हैं, ये सब वो पानी जब लेके चलता है तो उसमें ये औषधिपूर्ण क्वालिटी आ जाती है। तो देखिए ये फर्क है तालाब में और रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट में। इसीलिए मैं जहां भी जाता हूँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बजाय मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई चारा नहीं हो, कई किलोमीटर तक तालाब नहीं बन सकता, आपका पानी फिर नाले में ही जाना हो, तो देखिए आप मजबूरी में करना चाहें तो ठीक है, लेकिन ऐसी मजबूरी होनी नहीं चाहिए। आप कोशिश कीजिए पानी किसी तालाब में भेजिए, उसके चारों तरफ अच्छी खासी बड़ी वुडलैंड बनाइए, पानी घूम के उस वुडलैंड से घूमता हुआ तालाब में जाए और तालाब को हर साल छाटिए ताकि वो जमीन में परकोलेट होता रहे पानी। तो ये जो हमारी मुहिम थी द्वारका में, सेक्टर 23 एक पोचनपुर गांव है, उसकी जमीन पर सेक्टर 23 बना हुआ है। इसका एक पुराना जोड़ है, 200 साल पुराना, उसका नाम नया जोड़ है। 200 साल पहले उन्होंने एक नया जोड़ अपने लिए एक जोड़ बनाया होगा, जिसको उन्होंने नया जोड़ रख दिया। पहले और भी जोड़ उसके अलावा, वो उनके लिए नया जोड़ था, पर हमारे लिए तो प्राचीन जोड़ हो गया। पर गांव वाले उसको आज भी नया जोड़ से पुकारते हैं। तो बिल्कुल ही उछला हो चुका था, 1 मीटर भी उसकी गहराई थी। तो हम लगे उसको खोदने में, किसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थोड़ी नोकझोंक जरूर हुई, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा नहीं लगता जनता जाके खोदने लग जाए, तो वो ट्रेसपासिंग का केस ही बना सकते हैं, धमकी भी आती थी। लेकिन हम लगे खोदने में, एक चैनल है स्टॉर्म वाटर ड्रेन, उसको लिंक किया, पानी इंश्योर किया, आसपास पार्क से और थोड़े पेड़ों से कुछ वुडलैंड बची थी उसके थ्रू आए। तो इसमें अच्छी बात है, हमारे साथी जितने जल अधिकार काफियां मौजूद हैं सभी उसमें शामिल हुए, श्रमदान में 2-3 साल से लगातार आ रहे हैं। तो उसमें जब पहले साल पानी उसमें आया तो आमतौर पर पानी मानसून के बाद खत्म हो जाए, लेकिन हमने उसकी कैपेसिटी बढ़ाई तो पानी 3-4 महीने एक्स्ट्रा ठहरने लग गया। जैसे सितंबर में मानसून खत्म हुई तो नवंबर दिसंबर तक पानी रहने लगा। पक्षियों की तादाद बढ़ गई, 40 तरह के पक्षी हमने नोट किए। बल्कि आज ही एक मेल आई है, एक फोटोग्राफर बगल में रहते हैं हमारी सोसाइटी के, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप किया कि फलाना बर्ड मैंने देखे तो बहुत रेयर बर्ड। तो मुझे भी नाम नहीं पता, वो थोड़े प्रोफेशनल उनको पता है, लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी मेहनत से देखिए इतने एक्सोटिक बर्ड्स भी आपकी तालाब के पास आने लगे हैं। तो ये इस तरह से खोदने से और उसमें फ्रेश वाटर आने से, आसपास वुडलैंड होने से पूरी इकोलॉजी वहां की पनपने लग जाती है। आसपास खरगोशों को भी देखा गया है, पहले कुछ बचे हुए थे, उनकी ब्रीडिंग बढ़ गई है थोड़ी। इतना ही नहीं किया, तालाब के लिए सिर्फ तालाब की इंश्योर नहीं किया, हमने सरकार से इंश्योर किया। बहुत लंबी लड़ाई जद्दोजहद चली, एलजी साहब ने फिर एक
द्वारका वाटर बॉडीज कमेटी बनाई जिसका मैं सदस्य हूँ, चीफ इंजीनियर हैं। हमने एक वुडलैंड भी छुपवाई चारों तरफ उस तालाब के, सेक्टर 23 में जो तालाब है। तो इसमें बड़ी मेहनत लगी कि वुडलैंड में आप घास नहीं काटेंगे, लॉन वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि लॉन में आप सारा घास काट दिया तो नीचे की सारे जो वेजिटेशन है, नीचे के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जितने छोटे कीड़े मकोड़े कीड़े हैं वे सारे खत्म हो जाते हैं। एक ही तरह का घास बचता है, फूड चेन खत्म। और ये हमें नहीं पता था, जब ये काम शुरू किया तब पता लगा कि 80% बर्ड्स ग्राउंड पर नेस्टिंग करते हैं। हम तो सोचते हैं सारे पक्षी पेड़ों पर ही नेस्टिंग करते हैं, लेकिन वो जब इस तालाब पर काम करते हैं तब समझा कि तालाब के कंठारे पर जहाँ घास ऊपर से आई हुई है वहाँ नीचे छोटे छोटे होल कर रखे हैं पक्षियों ने, और इतने 4-4 सेंटीमीटर बड़े पक्षी भी होते हैं। और टटीरिया वो तो देती है अंडा खुले में, थोड़ा सा लेवल से थोड़ा ऊपर हाइट जहाँ मिल जाए वहाँ वो टटीरिया अंडा देते हैं और घूमती रहती है, चाहे तो कहीं कोई कुत्ता या कुछ ना आ जाए। तो कई तरह के पक्षी अब आने लगे हैं और सारे पक्षी ब्रीडिंग अब वो, क्योंकि वो वुडलैंड हमने छुड़वा दिया तो पक्षी वहाँ ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो देखिए एक तालाब है कितना कुछ दे रहा है, कुदरत आपके वहाँ आ गई है, पानी अच्छा हो गया है। अच्छा, अभी इसी 9 जुलाई को भी बारिश आई थी, काफी बहुत तेज बारिश आई थी, तो उस बारिश में तालाब भर गया पूरा। और जादू देखिए 2 अगस्त को इस तालाब में एक ड्रॉप भी पानी नहीं, अब सारा पानी भर गया, सारा जमीन पी गई, क्योंकि हमने उस तालाब को इस बार काफी गहरा किया, उसकी डिसिल्टिंग पूरी हुई तो रिचार्ज बहुत स्पीड से हो गया। यानी कि धरती का पेड़ देखिए, द्वारका बहुत वाटर स्कैर्स एरिया है, तो वहाँ जरूरत है कि जल्दी से जमीन पानी भरे। तो हमने कैलकुलेट किया कि वो तालाब करीब 100 मीटर बाय 50 मीटर है और 3 मीटर गहरा इस बार किया है, तो टोटल कैलकुलेशन की तो 1.5 करोड़ लीटर पानी उसमें आता है। हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके चलते हैं कि 1 करोड़ पानी थोड़ा बहुत इवेपोरेट हो गया, थोड़ा बहुत फ्लो बैक भी हो गया था, क्योंकि वो सिस्टम अभी डीडीए ने पूरे बंदे दिए और बनाए नहीं, लेकिन 1 करोड़ लीटर पानी आपका गायब हो गया 20 दिन के अंदर। आप बताइए इससे अच्छी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ होगी? और मतलब 50 हार्वेस्टिंग यूनिट भी इतना पानी रिचार्ज नहीं करेंगे 20 दिन के अंदर जितना कि एक तालाब ने कर दिया। तो इसीलिए इस जादू को खासकर मैं फिर शेयर किया लोगों के साथ, कुछ एक अखबारों में भी आया। तो ये तालाब का महत्व है। जल संरक्षण के विषय में ये 2 ही मुख्य विषय थे मेरे पास बताने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप तक मैं अपना मैसेज पहुँचाया हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीवान जी। अपने में से कोई भी और ये जो 4 विषय हैं इसमें अपने बात रख सकते हैं, लेकिन कृपया समय का ध्यान रखें, 3 से 5 मिनट। धन्यवाद कैलाश जी। सबसे पहले तो मैं गोपाल जी और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और वैसे भी कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करते भी रहते हैं, परंतु लॉ मेकर्स के बीच में जाकर इस कार्यक्रम को करना, जिससे कि जल एक जीवन है और हम सभी जानते हैं कि बिना इसके रहते हैं हमारा जीवन संभव ही नहीं है। प्रकृति संभव नहीं है, मनुष्यता संभव नहीं है, कोई भी पशु पक्षी संभव नहीं है। तो पिछले अनेकों वर्षों से, क्योंकि हम तो दिल्ली में रहते आए हैं, दिल्ली में देख रहे हैं, ये जो जल के ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। कई बार क्या होता है कि जब हम समझते हैं कोई चीज हमारे को आसानी से मिल रही है तो हम उसकी कीमत बिल्कुल भूल जाते हैं। वो एक जंगल जो है हमारा, वो एक कंक्रीट का जंगल बनता चला गया, और जैसे भाई साहब ने बड़े विस्तार से बताया कि उस कंक्रीट के जंगल में जो जल का संचयन होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो पाया, और नदी भी हमारी नाला बनती चली गई। उसके अंदर हमारे अनेक लोग, हम खुद भी दोषी हैं, हमारी सरकारें दोषी हैं, कोई कानून नहीं बनाए गए। आज भी दिल्ली में हम देखते हैं नाले ऐसी नदी में घुस रहे हैं, कोई उनका ट्रीटमेंट प्लांट गवर्नमेंट चला भी रही है, उसके बाद भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चलते। मैं देखता हूँ वजीरपुर में, मैं रहता हूँ, वहाँ पर वो गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं ट्रीटमेंट प्लांट, और वो ट्रीटमेंट प्लांट भी वो सेटिंग करके बंद कर देते हैं, उसका खर्चा आता है तो खर्चा वो देगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा कानून है, क्योंकि गोपाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही, इसमें सबको मिलकर ही काम करना पड़ेगा, केवल कानून कुछ नहीं कर सकता। वहाँ की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी कई बार चिट्ठियाँ लिख कर दी हैं, वहाँ पर पहुँचे भी हैं लोग, पर जब वो जाते हैं गवर्नमेंट के ऑफिसर वगैरह तो
तो ट्रीटमेंट प्लांट चालू कर देते हैं, उसके बाद फिर उसको बंद कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो अनट्रीटेड ही वो सारा का सारा नदी में चला जाता है और नदी नाला बन जाती है। जब तक हम जागरूकता लोगों में पैदा नहीं करेंगे, और वो जागरूकता स्कूलों के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से, क्योंकि बच्चे जो हैं जब तक उनके बच्चों के अंदर नहीं जाएगी, बच्चों के अंदर भी कई प्रकार की जागरूकता कि जल का भी कम से कम इस्तेमाल करें। ये नहीं कि जल अगर मिल रहा है हमारे को तो जो है हम उसको बहाता रहा है, पुरुष कर रहे हैं तब भी बह रहा है, या किसी भी प्रकार से हम उसका जो है संचयन नहीं कर पाए, तो जल का कम से कम उसका यूज जो है जितना एक होना चाहिए, ये हम समझ के जब तक नहीं करेंगे तब तक वो बच्चों के माध्यम से बात नीचे तक नहीं पहुंचेगी। और आजकल के बच्चे भी बहुत होशियार हैं, वो समझते हैं, वो अपने माँ बाप को भी समझाते हैं। जब हम भी कई बार घर में बच्चों को बताते हैं कि भाई पानी का यूज ज़्यादा नहीं करना, तो वो भी उसको धीरा कर लेते हैं या बंद कर देते हैं, पुरुष करते हुए जब दोबारा जब होगी तब तक खोल ली। तो इस प्रकार के भाव बच्चों के माध्यम से हम विकसित करेंगे समाज में, तो अवश्य ही इसकी बात जाएगी। दूसरा जो है जन जागरण, ये भी बहुत जरूरी है। आज भी हम देखते हैं गवर्नमेंट ने लगा रखा है कि भाई ये जुर्माना होगा, ये नहीं फेंकना चाहिए फूल या गंद जो होता है। हम लोग समझते हैं कि शायद हम जो है धार्मिक कार्य कर रहे हैं, उसका सारा कूड़ा उठा के जंगल में डालते हैं, पर वो शायद वो आज भी मैं देखता हूँ अब ऊंचे ऊंचे थोड़े से वो भी बना रखे हैं, पर उसके बावजूद भी लोग वहां पे खड़े होकर और वो थैलियों में भर के उसको फेंक रहे होते हैं। तो ये सब जब तक कानून की दृष्टि से इसके ऊपर और सख्त कानून नहीं बनाए जाएंगे, जब तक हम लोग इसको नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे, उनके माध्यम तक नहीं पहुंचाएंगे कि भी आप पाप कर रहे हो, ये कूड़ा जो डाल रहे हो अपने घरों का इकट्ठा करके, या जो फूल पौधे वगैरह उसमें डाल रहे हो, आप तो सोच रहे हो कि हम पुण्य कर रहे हैं, भगवान की सामग्री उसमें विसर्जित कर रहे हैं, पर वो पुण्य नहीं, पाप है। आप उसको गंदा कर रहे हैं, आप उसको नदी को गंदा कर रहे हैं, आप उसको नदी को नाला बनाने में कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से सहयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो एक सबसे जो मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात को विश्राम दूंगा कि भाई जैसे भाई साहब ने जो नेचर बताया, जो नेचर ने जो है सबसे अच्छा तरीका बताया जल की शुद्धिकरण का। जब पानी जमीन के माध्यम से इसके नीचे जाता है तो काफी अपने आप प्यूरिफाई हो जाता है। एक गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा नेचुरल प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगा रखा है, पर हम क्या कर रहे हैं, हमारी जितनी भी कॉलोनियां बनती हैं, मकान बनते हैं, उसमें हमारी भूख इतनी ज्यादा है कि हम सब उसको कंक्रीट बना देते हैं। अगर गवर्नमेंट कम से कम उसमें कोई कॉलोनी का नक्शा पास करती हो, मिनिमम ये उसमें लगाए कि 20 फुट 30 फुट या 40 फुट का जो आसपास का पेरिफेरल एरिया है उसको आप कंक्रीट का नहीं बना सकते, तो उससे भी काफी बड़ा जल संचयन का काम अपने आप हो सकता है। तो इस प्रकार से कुछ छोटी बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि ये तीनों तरीके से जन जागरण के माध्यम से, कानून के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, और स्वयं हम अपने आप में इनिशिएटिव लेके अपनी रेलिट वेलफेयर एसोसिएशन है उनके माध्यम से जितना ही जागरूक हो जाएंगी उतना ही मैं समझता हूँ कि जल की, क्योंकि जल की कोई कमी नहीं है, जैसे भाई साहब ने बताया, बड़ी अच्छी बात की। और लाखों करोड़ों जो हेक्टेयर पानी में उसको जिस भी मात्रा में आप क्यूबिक मीटर या जो भी आप उसमें कहना चाहें घन मीटर, वो पानी बह जाता है नालों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। तो उसको कहीं ना कहीं उसका संचयन जब बढ़ेगा तो अपने आप मैं समझता हूँ जल की कहीं कमी नहीं है। और ये जो हमारा जो एक तरीके से हमने जो ये जन जागरण का ये लिया हुआ है कार्य, ये अवश्य कहीं ना कहीं जो है इस काम को आगे। धन्यवाद। एक और निवेदन है कि कोई भी वक्ता जब बोलेंगे तो अपना परिचय पहले अवश्य करा दें। हमारे मध्य में श्री रामदास जी अटवाले एमपी हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया आगे आ जाए। आप